हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं अभिषेक जनाब सभी लोगों का वेलकम करता हूं। फटाफट से देख लेते हैं कौन कौन लाइव आया है। सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाएंगे। चलिए फटाफट से अपने सभी दोस्तों के साथ क्लास शेयर कर देंगे, और जो भी आ चुका है तो क्लास को लाइक कर देगा। चलिए आज दोस्तों थोड़ा सा काम होने की वजह से क्लास थोड़ा सा लेट हो चुकी है। चलिए सभी लोगों को आई होप विजिबल होंगे। आज थोड़ा सा काम था, काफ़ी बाहर जाना पड़ा, इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गई क्लास लेने के लिए। बट कोई नहीं, क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने थर्मल और हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में पढ़ लिया था। आज की जो हमारी क्लास है दोस्तों वो होने वाली है डीजल पावर प्लांट के ऊपर। ठीक है, और आज नहीं तो कल हम लोग इस चैप्टर को खत्म करके नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बस आपको डेली आना है। अभी देख रहा हूं मैं कई बच्चे नहीं आए हैं, सिर्फ लक्ष्य, करण और पंकज आ चुके हैं। गुड मॉर्निंग लक्ष्य, करण, पंकज। बाकी लोग अभी तक नहीं आए हैं। चलिए जब तक पानी वानी पी लेते हैं हम लोग। आप भी पानी पी लीजिए। आज लेट, अरे भाई थोड़ा सा काम आ गया यार, थोड़ा सा आज काम आ गया जिस वजह से लेट होना पड़ा। चलिए कोई नहीं, कभी कभी हमको भी लेट होने का क्या भाई। चलिए 4 लोग क्लास में हैं, और आज देखिए हम लोग पढ़ेंगे डीजल पावर प्लांट के बारे में। आपके अलग अलग पावर प्लांट है, और डीजल पावर प्लांट भी हमारा कन्वेंशनल पावर प्लांट के अंतर्गत आता है, यानी कि पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। और पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन से होते हैं दोस्तों? वो ऊर्जा स्रोत जो कि एक बार उपयोग में लेने के बाद दोबारा काम में नहीं लिए जा सकते। जैसे कि डीजल पावर प्लांट में डीजल काम में आता है। अब जो मेरा डीजल है वो खत्म होगा एक ना एक टाइम पे, और महंगा भी है कि नहीं? तो डीजल, ज्योतिपाल जी गुड मॉर्निंग। चलिए अब देखिए कि डीजल इंजन का कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में कैसे आया। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। मैंने आपको कल क्या बताया था कि मेरा काम सिर्फ इतना सा है कि मुझे मेरी टरबाइन को घुमाना है। ठीक है, यहां मैं बताता हूं कि ये है मेरा अल्टरनेटर, और अल्टरनेटर से कपल्ड है आपका जनरेटर। ठीक है, अल्टरनेटर से क्या कपल्ड है? जनरेटर। ये आपकी टरबाइन है, अल्टरनेटर से कपल्ड है आपकी टरबाइन। अब मुझे मेरी इस टरबाइन को घुमाना है, ले देके कुछ भी करके। चलो गुड मॉर्निंग अभिषेक। तो ले देके मुझे मेरी टरबाइन को घुमाना है। अब टरबाइन को घुमाने के लिए मैं देखता हूँ यार मैंने पानी का इस्तेमाल कर लिया, भाप का इस्तेमाल कर लिया, अब वो और कौन से साधन है? तब हमने देखा, नजर गई कि यार गाड़ियां दौड़ती हैं, तो गाड़ियों के पहिए जो घूमते हैं वो किसकी मदद से घूमते हैं? तो वो एक इंजन की मदद से घूमते हैं। तो इंसान ने दिमाग लगाया यार अगर मैं उस इंजन को अपनी शाफ्ट से जोड़ दूं, टरबाइन की शाफ्ट से जोड़ दूं, या अल्टरनेटर की शाफ्ट से। अब टरबाइन की आवश्यकता खत्म, क्योंकि टरबाइन घुमाता था। लेकिन अब मेरा इंजन घुमाता है, तो इंजन घुमाएगा तो मैं सीधे सीधे क्या करता हूं, यहाँ पे मेरे इंजन को कनेक्ट कर दिया, जो आपका डीजल इंजन है। हालांकि पेट्रोल इंजन भी कनेक्ट कर सकते हैं, बट अभी तो आप देखोगे कि पेट्रोल और डीजल की रेट समान हो गई। लेकिन उससे कुछ टाइम पहले पेट्रोल और डीजल की रेट में काफी अंतर रहता था, बट अब एक जैसी है। तो अब देखेंगे पेट्रोल इंजन भी निकालने की कोशिश करेंगे, वरना आप में से कोई ना कोई पेट्रोल इंजन बना देगा। तो अब क्या करा जाता था कि डीजल इंजन लगा के अल्टरनेटर को घुमाया जाता था, और बिल्कुल इंजन की मदद से बिजली मिल रही थी हमें। हमारा इंजन घूम रहा था तो मेरी बिजली मिल रही थी। लेकिन क्या था, ये सबसे ज्यादा कॉस्टली फ्यूल था। ये जो फ्यूल है डीजल पेट्रोल बहुत ज्यादा कॉस्टली होता था, तो इसका इस्तेमाल ज्यादा बिजली पैदा करने में हम लोग कभी नहीं करते थे। ठीक है, कि यार बहुत ज्यादा बिजली पैदा करने में कभी भी नहीं किया जाता था। इसका इस्तेमाल बेसिकली छोटे छोटे, आपने देखा होगा आपके घरों में या मंदिरों में या कई जगह पे मैरिज हॉल वगैरह में, यह सब छोड़िए, आपने आपके शादी ब्याह में देखा होगा जनरेटर रहते हैं, हरे कलर के बड़े बड़े से जनरेटर रहते हैं। उसमें क्या डाला जाता है? डीजल डाला जाता है, पेट्रोल डाला जाता है। गुड मॉर्निंग वंश। डीजल और पेट्रोल डाला जाता है। अब उस डीजल और पेट्रोल की मदद से ही हम लोग क्या करते हैं, हमारा जनरेटर चलाते हैं और बिजली हमें मिल जाती है। तो वो अपने डीजल पावर प्लांट है। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? एक छोटा सा डीजल पावर प्लांट है। तो देखेंगे कि सीमित मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए डीजल पावर प्लांट का इस्तेमाल किया जाता है, और डीजल इंजन का इस्तेमाल जनरेटर को प्राइम मूवर की तरह चलाने के लिए किया जाता है। और देखेंगे
कि अधिकतर देशों में डीजल आधारित पावर प्लांट का प्रयोग आपातकालीन शक्ति के रूप में, यानी कि मान लीजिए जब मेरा पूरा पावर प्लांट ठप हो गया तो डीजल पावर प्लांट का उपयोग उस टाइम पे बिजली देने के लिए करते हैं, या फिर पीक लोड पे। मैंने कल बात की थी बेस लोड और पीक लोड। बेस लोड पे तो हम नॉर्मल सप्लाई दे सकते हैं, लेकिन जब लोड पीक होगा, बढ़ेगा, उस टाइम पे हमें सप्लाई को मेरी बढ़ाना पड़ेगा, तो उस टाइम पे मैं डीजल पावर प्लांट की मदद से बढ़ी हुई सप्लाई की डिमांड को भी पूरा कर सकता हूं। केवल विशेष प्रयोजनों हेतु ही डीजल इंजन का प्रयोग किया जाता है और अल्टरनेटर द्वारा इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है। ये ज्यादातर 0.5 से 110 केवी तक मिलते हैं। तो अपने को इसकी कैपेसिटी भी मिल गई 0.5 से 110 केवी, ठीक है, केवी। तो इतनी कैपेसिटी का ही हमको पावर प्लांट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ज्यादा नहीं कर सकते। आज की क्लास में क्या बात है, काफी कम बच्चे हैं, ठीक है, 3-4 बच्चे और थे और आके चले गए ऐसा लग रहा है मुझे। चलिए तंजिल भी आ चुका है, गुड मॉर्निंग तंजिल। चलिए अब डीजल पावर प्लांट आपको वर्किंग समझ आ गई कि यार छोटे छोटे काम के लिए मुझे बिजली अगर चाहिए तो मैं डीजल पावर प्लांट काम में ले सकता हूं, ज्यादा बड़े काम में नहीं कर सकते। लेकिन अब ये डीजल पावर प्लांट जो है मेरा वर्क किस तरह से करता है हमें ये समझना है। तो इसके अंदर हम लोग ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे, ठीक है। डायग्राम था तो मुझे डायग्राम बनाना जरूरी था, इसलिए मैंने आपके सामने डायग्राम तो बना दिया, बट इन डेप्थ हम लोग नहीं घुसेंगे। सबसे पहले देखेंगे ये रहा आपका डीजल इंजन। अब डीजल इंजन को चलाने के लिए आपको पता है कि भाई कंप्रेस्ड एयर भी बहुत ज्यादा जरूरी है, हवा की पूरी आवश्यकता होती है। तो यहां देखिए मैंने क्या करा, कंप्रेसर लगाया, ये बाहर से एयर खींचने का काम करता है और बाहर की जो एयर है अब उसको फिल्टर की मदद से क्लियर किया जाता है। फिल्टर यहाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो फिल्टर लगा के मैं क्या करता हूँ, मेरी जो बाहर की एयर है मैं उसे क्लियर करने का काम करता हूँ फिल्टर की मदद से। और फिर ये जो सीधी एयर है, ये एयर क्या है, दे दी जाती है हमारे किस चीज को, एक सेकेंड, हाँ। तो दोस्तों ये जो आपकी एयर है ये सीधे सप्लाई कर दी जाती है इंजन को। चलिए एयर तो मैंने सप्लाई कर दी, इसके साथ साथ हमें देखिए अब चाहिए फ्यूल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, फ्यूल। तो देखो ये है मेरा फ्यूल की टंकी, जो टंकी होती है पेट्रोल जहां पे डीजल भरा जाएगा, उसके बाद में फिल्टर लगा रहता है जो कि इसे प्योर करने का काम करता है। फिर पंप के थ्रू ये मेरा फ्यूल इंजेक्टर जैसा आपकी टंकी में जाता है, ठीक है, टंकी है, टंकी के बाद आपका फ्यूल जो इंजन होता है उसके ऊपर एक पाइप लगा होता है जो टंकी से जुड़ा रहता है, जो कि सीधे सीधे पाइप में पानी भेजता है। तो उस ये हो गया फ्यूल इंजेक्टर। अब गया डीजल अंदर आ गया, एयर अंदर आ गई, अब फ्यूल का मेरा कंबंशन स्टार्ट हो जाएगा, दहन स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी मदद से मेरा इंजन घूमने लगेगा। अब अगर मेरा इंजन काम करने लगेगा तो इससे कपल मैंने शाफ्ट घूमने लगेगी, शाफ्ट घूमेगी तो मैंने उसकी जगह अल्टरनेटर की शाफ्ट को कनेक्ट कर दिया, जिससे मेरा अल्टरनेटर घूमेगा, और अल्टरनेटर घूमेगा तो फाइनली मुझे क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। इतनी बात सब लोगों को क्लियर हो तो एक बार कमेंट कर दो कि एयर आई, फ्यूल आया मेरा, और यहाँ पे आके मेरा अल्टरनेटर घूम गया। उसके बाद देखिए जो दहन होने के पश्चात गैसें निकलेगी जो कि काफी ज्यादा डेंजरस होती हैं, उन गैसों को बाहर निकालने के लिए मैंने एक साइलेंसर लगा दी, एग्जॉस्ट लगा दी। लेकिन साइलेंसर क्यों लगाई, क्योंकि जो गैस है वो निकलते हो क्या करती है, बहुत ज्यादा आवाज करती है, बहुत ज्यादा आवाज करती है, यानी कि कटाक्ष होता है, नल का कटाक्ष। लकी वर्मा बिल्कुल समझ आया। चलिए तो कटाक्ष करती है, इस वजह से निकलने के लिए उस समय में बहुत आवाज करती है, तो मैंने साइलेंसर लगा दिया। साइलेंसर क्या करता है, आवाज को, अगर साइलेंसर ना लगा हो तो हमारे जो एयर निकलती है जिस टाइम पे बहुत ज्यादा आवाज करेंगी, तो साइलेंसर इसीलिए लगाया जाता है ताकि आवाज बिल्कुल भी ना करे, ठीक है। चलिए तो यहां तक की ऊपर की बात तो मेरे क्लियर हो गई। लेकिन अब देखो कि डीजल इंजन में घूमने वाले हिस्से कितने हैं, बहुत सारे हैं डीजल इंजन में घूमने वाले। चलिए अच्छा, सब लोगों को समझ आ चुका है, वेरी गुड। थोड़ा सा पानी और पी लेते हैं। आप भी समय समय पे पानी बिल्कुल पीते रहिए, गर्मी बहुत ज्यादा है। चलिए अब लेकिन आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि टाइम पर मुझे लुब्रिकेशन चाहिए, यानी कि जो मेरे घूमने वाले से है उसमें अपन क्या डालते हैं, ऑयल डालते हैं ना। ये तो पेट इंजन हो गया, अब मुझे ऑयल डालना भी आवश्यक है टाइम पे, ताकि जो मेरा मूविंग भाग है उनमें लुब्रिकेशन प्रॉपर है। गुड मॉर्निंग पवन। चलिए तो लुब्रिकेशन प्रॉपर है, इसलिए मेरा लुब्रिकेशन टैंक रहता है, जो अपन ऑयल डालते हैं ना गाड़ी में टाइम टू टाइम, जब हम सर्विस करवाते हैं गाड़ी में ऑयल डलवाते हैं, इसी तरह से इसमें भी डालना आवश्यक है। ऑयल क्या करता है, ऑयल देखिए वापस भी आता है गाड़ी में, ऐसा नहीं, ऑयल आया, ये निकला पंप के थ्रू, ये क्या है, ऑयल पंप है, पंप के थ्रू आया, फिल्टर में गया, फिल्टर से होता हुआ ये डीजल इंजन में पहुंचा। अब जितने भी मूवेबल पार्ट है वहां पे मेरा जो ऑयल है वो क्या करेगा, उनको लुब्रिकेशन प्रोवाइड करेगा ताकि वो अच्छे से काम करते रहे, उनमें किसी तरह की जंग ना लगे। फिर उसके बाद ये ऑयल मेरा निकलेगा। अब देखो कि इसके अंदर दहन हो रहा था, उस वजह से जो मेरा ऑयल है क्या वो गर्म नहीं होगा, बिल्कुल जो मेरा ऑयल था वो गर्म होने लग जाएगा। अब मेरा ऑयल तो गर्म हो रहा है, तो अब मैंने क्या करा, यहाँ पे देखिए ये जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है नीचे आया निकल के। अब नीचे निकल के आया, यहाँ पे एक ठंडे पानी की थैली या फिर मैं कहूँ टंकी है, ठंडे पानी की थैली का काम करती है, जो ये ऑयल गर्म है उसको ठंडा करती है। यहाँ पे देखिए ठंडा पानी डालते रहते हैं और इधर से एक पाइप निकलता है, ये पूरा पानी से भरा है, पाइप निकला। अब ये यहाँ पे ऑयल मेरा ठंडा हो गया, तो कूलिंग वाटर पंप के थ्रू ये देखिए मेरा ऑयल दोबारा यहाँ पे आ जाता है।
अब क्या हुआ कि ये ऑयल कूलर भी लगा है यहाँ पे मैंने एक छोटा सा। ऑयल कूलर क्या करता है, इस तेल को और ठंडा करने का काम करता है। फिर इस ठंडे ऑयल को दोबारा से मैं मेरे लुब्रिकेटिंग ऑयल टैंक में डाल देता हूँ। लुब्रिकेटिंग ऑयल टैंक में मैं दोबारा से अपने तेल को डाल देता हूँ। यानी कि जो ऑयल है मेरा वो मैं काम में लेता हूँ ऐसा नहीं, लेकिन काफी ज्यादा काम में लेने के पश्चात आपने देखा होगा कि आपका जो ऑयल है वो काला पड़ जाता है। आपका जो ऑयल है वो आपने देखा होगा वो ऑयल काला पड़ जाता है। तो अब वो जो ऑयल काला पड़ चुका है उस ऑयल को मेरे को फेंकना पड़ेगा। तो ऐसा होता है कि 3 से 4 महीने के बाद आपको प्रॉपर, अगर आप अपनी गाड़ी का ऑयल चेंज करवाते रहेंगे तो आपकी गाड़ी बहुत अच्छे से काम करेगी। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, ईंधन होता है, दहन होता है, तो तेल के जैसे एक है ना चिकनाहट सी आ जाती है, कचरा इकट्ठा होने लग जाता है। वो क्या है फिर अपने इंजन के पार्ट्स को बेकार करने लगता है, फिर हमारा इंजन जाम होने की संभावना है। इसीलिए हमारे ऑयल को बराबर हमें टाइम टू टाइम चेंज करना आवश्यक है, वरना हम उस अगर काले तेल का इस्तेमाल करते रहेंगे तो हमारे इंजन को काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ऑयल को बार बार हम चेंज करते रहेंगे। तो अब मुझे ये बताइए कमेंट करके कि क्या आपको इस वाले पूरे हिस्से में कोई चीज ऐसी है जो समझ ना आई हो। जब तक मैं इंक डाल लेता हूं, एक बार अच्छे से डायग्राम देख लेंगे, क्लियर दिख रहा होगा। थोड़ा बहुत अगर ब्लर होता है तो वो उसका अपन अभी कुछ कर नहीं सकते दोस्तों, बट आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। अगर आपको इसमें किसी तरह की समस्या है तो हम इसको फटाफट से समझ लेंगे और फिर इसके बाद हमारे को आगे वाला पढ़ना है। चलो 1 नंबर दिख रहा है, मगर 1 नंबर समझ में आ रहा है क्या? हाँ, कल वाली जो क्लास होती है पुरानी क्लासों को भी देख लिया करो, ठीक है। जो भी बच्चे नए आए हैं तो वो पुरानी क्लासों को जरूर देखें, ठीक है। पुरानी क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पुरानी क्लासों को भी जरूर देखें ताकि आपको सारी चीज़ें, ये सारे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सकें। चलिए, अभिषेक, करण, लक्ष्य का कमेंट नहीं आया अभी। क्या आप लोगों को समझ आ चुका है? चलिए, ज्योतिपाल जी का भी आ चुका है, और आज ज्योति जी नहीं आई क्लास में, और काफी बच्चे जो कल आए थे वो एब्सेंट है, और चिराग भी नहीं आया आज, समीर, कल्पेश, राजवीर, काफी बच्चे एब्सेंट हैं। चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए मतलब आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं आपको एक ही करके देखिए इसके जो पहले सबसे पहले आएगा एयर इनटेक सिस्टम, ठीक है। एयर इनटेक सिस्टम कहता है वायु अंतर्ग्राही प्रणाली। तो ये हो गया आपका, ये जो है ना, ये देखिए कंप्रेसर, ये हो गया आपका एयर इनटेक सिस्टम। फिर होगा एग्जॉस्ट सिस्टम, जहां से गैस निकलेगी, तो ये पूरा हो गया आपका एग्जॉस्ट सिस्टम यानी कि साइलेंसर, ठीक है। आपसे कोई पूछेगा कि साइलेंसर का इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो आप बताएंगे ये जो निकास पाइप होता है ना, इसमें क्या होता है, डक्ट होते हैं, ठीक है। ये जो हमारा निकास पाइप होता है इसमें बहुत सारे सेक्शन होते हैं, जिस वजह से क्या होता है, ये बहुत आवाज करता है, इसीलिए हम लोग साइलेंसर का इस्तेमाल करते हैं। साइलेंसर के बाद में आपका फ्यूल सिस्टम आएगा, तो देखिए फ्यूल टैंक, फिल्टर, पंप और फ्यूल इंजेक्टर के साथ में ये हो गया आपका पूरा का पूरा फ्यूल सिस्टम। फ्यूल सिस्टम के बाद में आप देखिए आपका कूलिंग सिस्टम, तो यहाँ वाला जो पूरा ये हिस्सा है ये हो गया आपका कूलिंग सिस्टम। लुब्रिकेटिंग सिस्टम देखिए, ये रहा लुब्रिकेटिंग ऑयल, ये हो गया मेरा लुब्रिकेटिंग ऑयल, और यहाँ पे पूरा है मेरा कूलिंग सिस्टम वाला। फिर स्टार्टिंग, तो स्टार्ट इसे किसी मोटर के द्वारा या फिर बैटरी के द्वारा कनेक्ट स्टार्ट किया जाता है। तो अब ये हो गई सारी चीजें, लेकिन अब हमें पढ़ने इसके लाभ और हानि, तो मैं इसको सबसे पहले तो रफ कर देता हूं। तो डीजल पावर प्लांट बहुत आसान है। ज्यादातर डीजल पावर प्लांट का इस्तेमाल हम लोग बेस पीक लोड के लिए करते हैं, ठीक है, ध्यान रखें, पीक लोड के लिए और छोटे मोटे कार्य के लिए हम लोग इस पावर प्लांट का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले इसके लाभ और हानि की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए इसके लाभ देख लेते हैं। तो बात करें इसकी कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा आसान है, तो हम लोग हिंदी में ये कह सकते हैं संरचना सरल होती है, ठीक है। इसकी संरचना किस प्रकार की है दोस्तों, इसकी संरचना बहुत ज्यादा आसान होती है। दूसरी चीज क्या है, कम स्थान घेरता है। जो ये मेरा पावर प्लांट है वो कम स्थान को घेरता है, ठीक है, कम से कम स्थान घेरता है। तीसरी चीज है ये तीव्रता से चालू कर कम समय पर ही लोड पर कार्य करने में, यानी कि जल्दी स्टार्ट होता है, ठीक है। जरा सा चाबी घुमाया नहीं और ये मेरा पावर प्लांट स्टार्ट हो जाता है, तो ये बहुत ज्यादा स्टार्ट हो जाता है। फिर बात करते हैं, आपने देखा होगा अभी तक जो हाइड्रो पावर प्लांट थे, थर्मल पावर प्लांट थे, वहां पानी की आवश्यकता बहुत ज्यादा पड़ रही थी, लेकिन इसमें जल की कम आवश्यकता होती है, ठीक है। जल की आवश्यकता बहुत कम होती है, क्योंकि छोटा पावर प्लांट है, छोटा सा है, तो इसके लिए जल की आवश्यकता मुझे क्या है, बहुत कम पड़नी है, ठीक है।
अब क्या करेंगे कि जो इसकी लागत है, क्या स्थापना, यानी कि अपन अगर खरीद के लाएंगे तो स्थापना लागत तो बहुत कम होती है, अन्य पावर प्लांट की अपेक्षा इसकी लागत कितनी है, कम है, बहुत ज्यादा कम है। तो ये लाभ आपको आई होप क्लियर हो गए होंगे। अब हम देखेंगे इसकी हानि, कि अब भाई अगर इसके इतने लाभ है तो भाई हर चीज की कुछ ना कुछ हानि तो होती है। तो देखेंगे कि डीजल का मूल्य अधिक होने के कारण, डीजल का मूल्य अधिक होने के कारण इसकी प्रचालन या फिर मैं कहूंगा ऑपरेटिंग कॉस्ट, प्रचालन या फिर ये देखिए ये तो हो गया प्रचालन लागत, और इंग्लिश में कहेंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि डीजल ज्यादा है, डीजल ज्यादा है, इस वजह से इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत कम है। फिर बात करें, ये कम शक्ति उत्पन्न करता है, ठीक है, कम पावर जनरेट करता है भाई, क्योंकि छोटा पावर प्लांट है तो इसके द्वारा हम लोग क्या है ज्यादा, बहुत ऐसा नहीं कि 50 घरों को सप्लाई दे सकते हैं, एक घर के लिए एक छोटा सा पावर प्लांट हमें लगाना पड़ेगा। फिर बात करें ऑयल की कीमत बहुत ज्यादा है, जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है यानी कि स्नेहक, ठीक है, स्नेहक यानी कि मैं कहूंगा लुब्रिकेटिंग ऑयल की कीमत ज्यादा होती है। चलिए, लुब्रिकेटिंग ऑयल की कीमत बहुत ज्यादा होती है। फिर बात करें इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा है, जितना छोटा पावर प्लांट है उसके हिसाब से इसकी मेंटेनेंस की कॉस्ट ज्यादा है। क्या है? मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा है। तो अब बताइए मुझे कमेंट करके, वो डिसलाइक किसने किया, ये तो कोई ना कोई है, ठीक है, जो डिसलाइक करता है बट बाद में लाइक कर देता है, वो क्लास के टाइम पे ही। अब आप ये देखो वंश अभी, ठीक है, सब बच्चे यहाँ ध्यान दें कि डीजल पावर प्लांट के लाभ और हानि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी में से क्वेश्चन आता है। क्या बताइए सबसे कम कॉस्ट कौन से पावर प्लांट की होती है, सबसे कम कॉस्ट किस पावर प्लांट की होती है, ठीक है, तो हम कहेंगे स्थापना लागत की अगर मैं बात करूं तो सबसे कम डीजल पावर प्लांट की स्थापना कॉस्ट होती है। सबसे कम जल की आवश्यकता कूलिंग के लिए डीजल पावर प्लांट में होती है। सबसे जल्दी कौन सा पावर प्लांट स्टार्ट होता है, तो वो डीजल पावर प्लांट होता है। सबसे कम स्थान कौन घेरता है, डीजल पावर प्लांट घेरता है। तो ये कुछ पॉइंट है जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। या फिर सबसे ज्यादा कॉस्ट किसकी है, तो भाई ऑपरेटिंग कॉस्ट सबसे ज्यादा डीजल पावर प्लांट की है। सबसे कम पावर जनरेट कौन करता है, डीजल पावर प्लांट करता है। और लुब्रिकेटिंग ऑयल की आवश्यकता किस पावर प्लांट में होती है, तो डीजल पावर प्लांट में होती है। ये कुछ पॉइंट है जो कि आपको समझने आने चाहिए, ठीक है। अब ये बता दो कि ये जो पॉइंट मैंने सारे आपको एक्सप्लेन किए, सबसे पहले तो क्या ये पॉइंट सारे आपको समझ आए? सबसे पहले तो बस ये चीज बता दो, ये जो सारे पॉइंट मैंने आपको समझाए हैं, क्या ये सारे पॉइंट आप लोगों के समझ में आ चुके हैं? एक बार वापस बता दूं, अभी बताया फिर भी देखो समझ नहीं आया, तो जो वापस बताने वाले हैं इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है। देख पंकज भाई, इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है, ये सिर्फ मैंने पॉइंट बताए हैं। तो आप इन पॉइंट को अपनी किताब में से भी पढ़ सकते हो, या जब क्लास खत्म हो जाए तो उसके बाद वीडियो बैक करके देख लेना। देख लेगा ना पंकज, क्लास को बैक करके देख लेगा तो मैं आगे बढ़ूँ। और अगर आप फिर भी है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल है भाई, डायग्राम में अगर कोई चीज होती है मैं दोबारा बता देता, बट ये थ्योरेटिकल चीज है जो लिखाई गई है, तो आप इन्हें दोबारा भी देख सकते हो। और पंकज जितना होशियार बच्चा तो देख ही लेगा दोबारा। हाँ चलो आगे, तो चलिए अब ये हम लोग रफ कर देते हैं। अब इसके बाद हमारा आएगा नेक्स्ट गैस पावर प्लांट, ठीक है, डीजल पावर प्लांट हो गया। तो अभी तक मुझे नाम लिख के बताएंगे सब लोग कमेंट में कि हमने कौन कौन से पावर प्लांट पढ़ लिए, कौन कौन से पावर प्लांट पढ़ लिए। इंग्लिश में नाम लिख के देखते हैं कौन बच्चा बता सकता है इंग्लिश में, ठीक है। 3 पावर प्लांट पढ़े, उन तीनों के नाम कौन सा ऐसा बच्चा है जो कि इंग्लिश में लिख के बता सकता है, बताइए। देखना चाहते हैं कि इंग्लिश में कौन सा बच्चा है जो कि पावर प्लांटों के नाम लिख सकता है। जब तक आप लोग नाम लिखोगे तो मैं डायग्राम बना लेता हूँ, ठीक है। तो तब तक सब लोग क्या करेंगे, नाम लिख के बताएंगे मुझे।
थर्मल एक साथ सारे नाम एक साथ लिख के दिखाओ, सारे नाम एक साथ लिखने तीनों को, ऐसा नहीं है कि एक एक करके नाम लिखना है, ठीक है, ऐसे कोई मजा नहीं आएगा। सारे के सारे नाम आप लोग एक साथ लिखकर दिखाएं, मजा तो तब आएगा ना। सारे नाम एक साथ लिख के दिखाओ सब लोग। भाई पता तो पड़े हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो हमें याद हो रही है नहीं या नहीं हो रही है। तो सारे के सारे नाम एक साथ लिख के दिखाएंगे, सब लोग देखें। तंजिल का सबसे पहले कमेंट आया थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट और डीजल पावर प्लांट, वेरी गुड। लक्ष्य का भी आ चुका है डीजल, थर्मल, हाइड्रो, बट पूरा नाम लिखो पावर प्लांट। ज्योति जी का सिर्फ अभी थर्मल पावर प्लांट का आया है। तीनों के तीनों नाम लिख के दिखाने आपको जल्दी से, ठीक है, तीनों नाम लिख के दिखाओ। तीनों नाम लिख के दिखाने हैं सब लोगों को। चलिए, लक्ष्य का आ गया डीजल, थर्मल, हाइड्रो। वंश का आ चुका है थर्मल पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट। और भी काफ़ी सारे बच्चे हैं क्लास में, जैसे कि अभिषेक का अभी तक कुछ भी नहीं आया। तो सब लोग देखिए कमेंट जरूर किया कीजिए, जिससे हमें पता पड़ सके कि हम लोगों की तैयारी कितनी अच्छी चल रही है। सब लोगों की कमेंट में लगातार पढ़ रहा हूँ। तो अभिषेक का आ गया है डीजल, थर्मल, हाइड्रो पावर प्लांट, वेरी गुड। चलिए, तंजिल, वंश, लक्ष्य और अभिषेक का आ चुका है। पंकज, ज्योति जी और बाकी बच्चे जो है क्लास में प्रेजेंट वो क्या कर रहे हैं, कमेंट करें जल्दी से। वंश का जल्दी करो यार, इतना टाइम कौन लगाता है। हाँ जल्दी से करो, फिर मैं आगे पढ़ाऊँ। अभी बताऊंगा तो आप बोलोगे इनका देखकर बता रहा है, इसलिए अभी तक मैंने किसी का बोला ही नहीं। अरे भाई आप लिखो तो सही, कम से कम लिखने से ही चीज़ें याद हो जाती है। तू तो अपने मन में कुछ भी सोच लिया कर कि मैं ये बोलूंगा और वो बोलूंगा। चलो, अब ये बताओ पहले, सबसे पहली चीज को, ये डायग्राम आप लोगों को क्लियर दिख रहा है क्या जो बोर्ड के सामने है? ठीक है, हाँ बस इतना बता दीजिए कि आपको ये वाला डायग्राम अगर अच्छे से दिख रहा हो तो फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलिए। सो हाँ, वेरी गुड, पवन का भी आंसर आ चुका है। अब हम लोग देखेंगे कि गैस पावर प्लांट, ठीक है, नेक्स्ट आपका गैस पावर प्लांट। और गैस पावर प्लांट आपका, मैं ये नहीं कहूंगा कन्वेंशनल मत है, ये एक तरह का नॉन कन्वेंशनल पावर प्लांट है, ठीक है। लेकिन देखिए, गैस पावर प्लांट में किसी तरह की अलग से गैस नहीं आती। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे नॉर्मल एयर होती है, ठीक है। अब उस एयर का इस्तेमाल हम लोग टरबाइन को चलाने के लिए, देखिए अभी तक मैंने क्या करा कि हाई प्रेशर से मैंने पानी दिया टरबाइन पे तो मेरी टरबाइन घूमी, हाई प्रेशर से मैंने भाप दी, पानी दिया तो मेरी टरबाइन घूमी, मैंने इंजन से चलाया तो भी मेरी टरबाइन घूमी। लेकिन अगर वही मैं हाई प्रेशर से, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर से अगर मैं हवा देता हूँ, ठीक है, हवा भी कैसी, गर्म हवा देता हूँ, तो क्या मेरी टरबाइन घूमेगी? बिल्कुल। अगर आप हाई प्रेशर से टरबाइन पे गैस मारोगे तब भी वो घूमेगी, लेकिन वो टरबाइन अलग तरह की होनी चाहिए, वो होगी गैस टरबाइन। तो मैंने क्या करा, गैस पावर प्लांट में नॉर्मली हम लोग किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? एयर। ये कौन सी एयर है दोस्तों? नेचुरल एयर है, ठीक है। ये हम लोग नेचुरल यानी कि हवा का इस्तेमाल करते हैं।
अब देखिए मैंने क्या करा, ये देखिए मेरा एक रीजनरेटर होता है, ये क्या करता है, जो एयर है, ठीक है, सबसे पहले अपने को क्या करना है, इस पावर प्लांट की डायग्राम अगर हम वर्किंग देखेंगे तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, कंप्रेसर, ये देखिए कंप्रेसर क्या करता है, एयर निकालता है, बाहर की जो वायुमंडल की एयर है उसे हाई प्रेशर पे दबाता है, ठीक है। अब उसका जब एक बार प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो उसे हम लोग रीजनरेटर में से उसका प्रेशर और इंक्रीज करते हैं, फिर रीजनरेटर में पाइप के थ्रू हम लोग देखिए दहन कक्ष है। अब दहन कक्ष में क्या होता है कि लकड़ी कोयला जो भी आप जला रहे हो, ठीक है, हमारे को मतलब नहीं कि आप दहन कक्ष में जो आग जला रहे हैं या आग लगा रहे हैं वो किस चीज की लगा रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दहन कक्ष में हम लोग एक बार आग लगना स्टार्ट हो जाती है तो उसके तुरंत बाद अब गैस का टेम्परेचर भी बढ़ चुका है और गैस का प्रेशर तो मैंने ऑलरेडी बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया। अब सीधे यहाँ पाइप के थ्रू मैं क्या करता हूँ, मेरी जो गैस है उसे मैं टरबाइन की ब्लेड पे देता हूँ। अब टरबाइन की ब्लेड पे देने के बाद क्या होता है कि ये देखो ये टरबाइन की ब्लेड है, इस टरबाइन की ब्लेड होती है गैस टरबाइन। कैसे टरबाइन है, गैस टरबाइन है। तो दहन कक्ष में से जैसे गैस निकलेगी वो हम टरबाइन पे देते हैं, और टरबाइन पे देंगे तो मेरी टरबाइन घूमेगी, टरबाइन घूमेगी तो मेरा अल्टरनेटर घूमेगा, और इसके बाद तो आप क्या ट्रांसफार्मर लगा सकते हो, सर्किट ब्रेकर कुछ भी लगा सकते हो, लेकिन मेनली यहाँ अल्टरनेटर के बाद मुझे बिजली मिल जाती है। फिर हम लोग क्या करते हैं, ये जो गैस है इसे हम लोग दोबारा कंप्रेसर में भेज सकते हैं। अब ये जो गैस निकली तो ये गैस वेस्ट तो होगी नहीं, हम क्या कर सकते हैं, इस गैस का दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, इस गैस का दोबारा से इस्तेमाल काफी हद तक किया जा सकता है और करते ही हैं, ठीक है, वेस्ट तो हुई नहीं। जैसे कि हम लोगों ने गैस पावर थर्मल पावर प्लांट में भाप का इस्तेमाल कर रहे थे, हाइड्रो पावर प्लांट में हम लोगों ने क्या किया था, पानी का दोबारा इस्तेमाल किया, यही था, नदी में छोड़ रहे थे, कुछ भी कर रहे थे। और डीजल पावर प्लांट में भी आपने देखा था ऑयल है, क्योंकि पेट्रोल तो जल जाएगा लेकिन ऑयल था उसका दोबारा इस्तेमाल करा। तो जो चीज का रिसाइकिल किया जा सकता है वो हम लोग करेंगे। अब ये बताओ कि ये जो गैस पावर प्लांट है बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा ईजी है, लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है कि गैस पावर प्लांट बहुत ही छोटी जगहों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े पावर प्लांट में इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, बहुत सीमित समय के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक चीज सबसे अच्छी चीज क्या है कि ये जल्दी स्टार्ट होता है। अभी हम इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज में पढ़ेंगे कि ये बहुत जल्दी प्रारंभ हो जाता है, ठीक है, ये चीज यहां तक क्लियर है। तो हम लोग आगे बढ़ें। यहां तक क्लियर है, ठीक है, गैस पावर प्लांट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मिटा दूं क्या, एक बार सब लोग कमेंट करके बता देंगे। चलिए, ये बाकी सारे बच्चे हमारी क्लास के बहुत ज्यादा होशियार हैं, पता है अगर कोई चीज समझ में आएगी तो आप लोग दोबारा देख सकते हैं। और प्रीवियस वीडियो पे प्लीज यार, प्रीवियस वीडियोस जो हमारी हो जाती है कंप्लीट, उन पे लाइक ठोकते रहा करो, ठीक है, प्रीवियस वीडियो पे लाइक करते रहा करो। अब देखो कई बच्चे आज नहीं आए और इसीलिए मुझे अच्छा नहीं लगता पढ़ाने में, क्योंकि अगर मैं पढ़ा रहा हूँ और बच्चे आप लोगों की डिमांड पे ही पढ़ाते हैं और आप लोग नहीं आते हो तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके लाभ और हानि की, कि इसके लाभ क्या हैं और इसकी हानि क्या है। सबसे पहली अगर मैं बात करूं डिजाइन, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, बनावट या संरचना, डिजाइन बहुत ही सरल होती है एज कम्पेयर टू थर्मल पावर प्लांट। क्योंकि देखो यहाँ वहां पे मैं पानी को गर्म कर रहा था, यहाँ पे मैंने गैस को गर्म करा, आग तो बराबर लगाई, तो क्या हुआ, लेकिन थर्मल पावर प्लांट की तुलना में इसकी डिजाइन बहुत ज्यादा सरल होती है। थर्मल पावर प्लांट की तुलना में गैस पावर प्लांट की क्या बहुत ज्यादा आसान होती है, क्या संरचना। उसके बाद ये बहुत छोटा होता है, ठीक है, कम जगह घेरता है, मैं ऐसा लिख देता हूं, कम जगह घेरता है। किसके कंपैरिजन में कम जगह घेरता है, थर्मल पावर प्लांट के। हम बात कर रहे हैं, सारी चीजें तुलना कर रहे हैं इसकी, हाँ बिल्कुल बाद में देख लेंगे वंश, चलिए काम से जरा कोई बात नहीं। तो इसकी संरचना ये कम जगह घेरता है थर्मल पावर प्लांट के कंपैरिजन में। फिर इसकी लागत भी कम आती है, लागत कम है, किसके कंपैरिजन में इसकी लागत कम है, थर्मल पावर प्लांट के कंपैरिजन में इसकी लागत भी कम आती है। फिर बात करें पानी की, तो इसको पानी की भी बहुत कम आवश्यकता है, जल की आवश्यकता कम, ठीक है, जल की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है थर्मल पावर प्लांट की तुलना में। अगर मैं बात करूं तो इसे बहुत कम पानी की आवश्यकता पड़ती है। फिर मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसकी बहुत ज्यादा कम है, ठीक है, एज कंपेयर टू थर्मल पावर प्लांट इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कम है। अब एक चीज ध्यान रखनी है, क्या कि आपको पता है कि जो थर्मल पावर प्लांट है अगर उसमें एक बार पानी ठंडा हो गया बॉयलर में तो उसको पूरा गर्म करना पड़ेगा। तो जब एक बार ठंडे कंडीशन से,
ठीक है। ठंडी कंडीशन से उसको स्टार्ट करने में थर्मल पावर प्लांट में समय लगता है 35 से 40 मिनट, लेकिन गैस पावर प्लांट में मात्र 2 मिनट में, कितना, मात्र 2 मिनट में स्टार्ट हो सकता है। तो इसलिए मैं इसे क्या कहूंगा, क्विक स्टार्ट, ठीक है, क्विक स्टार्ट। यानी कि सबसे मेन चीज जो पूछी जाती है, बताइए वो कौन सा पावर प्लांट है जो सबसे जल्दी स्टार्ट हो जाता है। तो हम लोग क्या टिक करेंगे, गैस पावर प्लांट वो पावर प्लांट है जो कि बहुत जल्दी प्रारंभ हो जाता है, यानी कि स्टार्ट हो जाता है। चलिए 1 सेकंड का समय लेके जल पी लेंगे। तो ये बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है, ये इसके कुछ एडवांटेज हैं। अब देखेंगे कि अब मुझे गैस चाहिए बाहर से, और गैस को बाहर से लेने के बाद उसे मुझे कंप्रेस भी करना है। तो कंप्रेसर के कारण, अब आपको पता है कंप्रेसर है, तो कंप्रेसर के कारण मुझे किस चीज की जरूरत हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है। कंप्रेसर है तो कंप्रेसर के कारण मुझे पहले ही बिजली की आवश्यकता पड़ रही है, पैदा तो बाद में कर रहे हैं लेकिन आवश्यकता पहले पड़ रही है, फिर आउटपुट कम मिलता है। ऐसा नहीं है कि थर्मल पावर प्लांट से कंपैरिजन तो बहुत कर लिया तो हानि, लाभ तो बहुत है थर्मल पावर प्लांट के कंपैरिजन में, लेकिन साथ ही साथ हानि भी बहुत है कि थर्मल पावर प्लांट से अगर मैं इसको कंपैरिजन करूं तो इसका आउटपुट बहुत ज्यादा कम है। फिर दहन कक्ष है, अब दहन कक्ष बड़ा तो होता नहीं है, तो दहन कक्ष का तापमान भी बहुत ज्यादा होता है। दहन कक्ष का तापमान ज्यादा है या फिर ज्यादा होता है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो ये इसके लाभ और हानि के कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं। प्लस ओवरऑल जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैं इसकी बात करूं कि इसकी एफिशिएंसी बताओ कम होगी या ज्यादा होगी, इसकी एफिशिएंसी मात्र और मात्र 20% होती है थर्मल पावर प्लांट के कंपैरिजन में, तो एफिशिएंसी भी कम है। तो ये कुछ पॉइंट थे थर्मल पावर प्लांट और डीजल थर्मल गैस पावर प्लांट के लाभ और हानि के। तो एक बार मुझे कमेंट करके ये बता दो कि आप लोगों को ये चीज समझ आ गई क्या। आगे चलिए, पंकज, करण, अभिषेक, लक्ष्य, तंजिल, सभी लोग कमेंट करके बता दें क्या आपको समझ आया, और जिसने भी अभी तक वीडियो लाइक नहीं करी है तो वीडियो को लाइक भी कर देंगे। चलिए ज्योति जी, सबको समझ आ चुका है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट। एक बार थोड़ी सी नज़र कर लेते हैं, क्या आज हम लोग ये चैप्टर खत्म कर सकते हैं। तो आज ये चैप्टर खत्म कर ही देते हैं अपन, ऐसा करते हैं, ठीक है। अभी मुश्किल, अच्छा आज देखिए कोशिश करते हैं कि आज हम लोग ये चैप्टर को फिनिश कर दें, फिर नेक्स्ट हम लोग जो नॉन कन्वेंशनल वाला पावर प्लांट है, ठीक है, नॉन कन्वेंशनल पावर प्लांट वाला हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए कोशिश करेंगे, नहीं हुआ तो थोड़ा बहुत अगर रह भी जाता है तो हम लोग कल पढ़ लेंगे उसे, तो ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में। आज बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा अच्छा टॉपिक है, और कहीं ना कहीं आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा। अच्छा, कोई बता सकता है क्या न्यूक्लियर फ्यूल क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूल क्या होता है? ठीक है, नाभिक है, शायद मुझे लग रहा है मैंने गलत लिखा है, तो कोई बात नहीं, आप लोग देख लीजिएगा। इंग्लिश में से कहेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन, ठीक है। तो विखंडन को हम लोग क्या कहेंगे इंग्लिश में, ये चीज देख लेंगे, फिजन। ये चीज में कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और संलयन को हम लोग कहेंगे फ्यूजन। तो फिजन और फ्यूजन आपको ध्यान रखना है, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, ठीक है। हाँ, परमाणु तो होता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे कुछ हम लोग अपना फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारे को इलेक्ट्रिसिटी देता है। वो कौन से हैं? जैसे कि यूरेनियम और प्लूटोनियम, दो हमको फ्यूल ध्यान रखना है, यूरेनियम यू से और प्लूटोनियम पी से हमें ध्यान रखना है, जो कि काम में आते हैं, ठीक है। प्लूटोनियम को पीयू से भी ध्यान रखते हैं। अब सबसे पहली चीज कर बात करेंगे नाभिकीय फिजन और फ्यूजन क्या होता है। तो नाभिकीय विखंडन यानी कि टूटता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। विखंडन से क्या समझेंगे? जब
बड़े नाभिकों को तोड़ा जाता है या दो से अधिक नाभिकों में विभाजित किया जाता है। तो एक मैं मान लेता हूं कि मेरा नाभिक है यूरेनियम, ठीक है। अब जब इस पे हम लोग बॉम्बार्डिंग करेंगे, ठीक है, परमाणु की, तो क्या होगा, ये टूटेगा भाई, यहाँ यूरेनियम बन गया, यहाँ यूरेनियम बन गया और यहाँ यूरेनियम। तो एक बड़ा एटम छोटे छोटे एटम में टूट गया, लेकिन ऐसा नहीं है, फिर इसमें और बॉम्बार्डिंग करेंगे तो ये और टूटता जाता है, यूरेनियम यूरेनियम, ठीक है। फिर इसके और तीन है ना। यानी कि क्या होता है कि ये यहाँ पे जब हम लोग इस पे एटम की बौछार करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो भी होता है, तो उससे क्या होता है, इसमें एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। जब इसमें एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है तो ये बहुत ज्यादा हीट भी पैदा करता है, जिससे हमें, अब देखो, एक बार हमें हीट मिल गई, गर्मी मिल गई, तो हम उससे इस्तेमाल करके पानी गर्म कर सकते हैं और पानी से भाप, और भाप से मेरी टरबाइन को चला सकते हैं। तो एक्चुअली में होता क्या है कि एक बड़े परमाणु को छोटे छोटे परमाणुओं में तोड़ा जाता है, नाभिक को तोड़ा जाता है या फिर चेन रिएक्शन स्टार्ट की जाती है। अब ये लगातार चेन रिएक्शन चलती रहती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नाभिखंडन, ठीक है। और इस पूरी प्रोसेस को हम लोग नाभिकीय विखंडन कहा जाता है, ठीक है। और इस प्रक्रिया के दौरान बहुत ज्यादा मात्रा में, हम सोच नहीं सकते उससे भी ज्यादा मात्रा में गैस निकलती है, यानी कि हीट निकलती है, ऊष्मा निकलती है, और यह ऊर्जा कंट्रोल के बाहर होती है। अब आपने देखा होगा न्यूक्लियर पावर प्लांट उड़ जाते हैं, या न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में सुना हो, आप लोगों ने न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में सुना होगा, डेफिनेटली आप सब लोगों ने सुना है कि परमाणु बम छोड़ दिया। अब देखा है कि वो एक इतनी सी मिसाइल में इतना सा बम होता है, लेकिन वो कितनी बड़ी, आका गोला मूवीज में देखा होगा, हॉलीवुड मूवीज में, कितनी बड़ी आपदा ला सकता है, कितनी बड़ी तबाही मचा सकता है। तो बिल्कुल एक बार अगर वो गिरा तो बहुत ज्यादा उसके अंदर चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, बहुत ज्यादा गर्मी निकलती है और पूरे के पूरे देश को ले डूबता है वो। तो ये होता है परमाणु बम का काम। तो परमाणु बम एग्जाम्पल हम लोग यहां लिख सकते हैं, बिल्कुल नाभिकीय विखंडन या फिर न्यूक्लियर फिजन का एग्जाम्पल क्या है, परमाणु बम, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी, आई होप आपको। अब क्या होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी कि संलयन, यानी कि दो चीजों का जुड़ना। तो जब दो या दो से अधिक परमाणु जब जुड़ते हैं, दो या दो से अधिक परमाणु जब आपस में जुड़ते हैं और एक नाभिक का निर्माण करते हैं, ठीक है, अधिक परमाणु जुड़कर नाभिक का निर्माण करते हैं और साथ ही साथ ऊर्जा भी पैदा करते हैं, चलो ये चीज दिख रही है सब लोगों को कि जब दो या दो से अधिक परमाणु जुड़कर आपस में एक नाभिक बनाते हैं और उस नाभिक से ऊर्जा पैदा करते हैं, तो ये क्रिया कहलाती है नाभिकीय संलयन, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन कहलाती है। और इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, हाई प्रेशर व हाई टेम्परेचर होती है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे ये प्रोसेस होती है। और इसका एग्जांपल क्या है, सूर्य। अब सूरज के अंदर जो प्रोसेस होती है, बहुत सारे एटम्स मिलते हैं और एक पूरा एटम यानी कि सूर्य बनाते हैं, और उस एटम के मिलने से ऊर्जा, आपको पता है सूर्य से कितनी ऊर्जा, कितनी गर्मी है, गर्मी या हीट मिलती है ना। तो बिल्कुल सूर्य के अंदर हम लोग कहेंगे, आपसे पूछा जा सकता है, बताइए सूर्य के अंदर कौन सी प्रोसेस होती है, नाभिकीय संलयन या विखंडन, दोनों या कोई नहीं, हम कहते करेंगे नाभिकीय संलयन। फिर आ सकता है परमाणु बम बनाने में कौन सी विधि का इस्तेमाल होता है, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन या कोई नहीं, तो हम लोग क्या टिक करेंगे, नाभिकीय विखंडन। इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये बताइए, क्या आप लोगों को ये सारी चीज क्लियर है? क्या ये दोनों चीजें, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन, आप सबको समझ आ चुका है? क्या जल्दी से कमेंट करें जिससे कि हम लोग इसको कंप्लीट कर सकें। नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन क्या आप लोगों को सबको समझ आ चुका है? कमेंट कर दो यार फटाफट से। ठीक है, समझ आ चुका होगा आई होप आप लोगों को। लेकिन अब कुछ बातें भी हैं जो कि हमें पता होना बहुत ज्यादा आवश्यक है कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि रदरफोर्ड के अनुसार प्रत्येक तत्व के नाभिक होता है और नाभिक में का निर्माण न्यूट्रॉन व प्रोटॉन से मिलकर होता है। हर एक परमाणु का नाभिक होता है, ठीक है, ये नाभिक है, और हर एक नाभिक दो पदार्थों से मिलकर बना होता है, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन। हर नाभिक दो चीजों से मिलकर बना होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना होता है, और नाभिक के चारों ओर
अब ये नाभिक है और इस नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं, ठीक है, और इन वृत्ताकार कक्षाओं में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। इन वृत्ताकार कक्षाओं में आप लोगों ने देखा होगा, फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, इन वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होता है। हाँ, एन और पी, बिल्कुल। न्यूट्रॉन को ज्योति जी ने बिल्कुल सही बताया, एन कहते हैं, प्रोटॉन को पी कहते हैं और इलेक्ट्रॉन को तो ई कहते ही हैं, ठीक है। ये चीज बिल्कुल सही बताई ज्योति जी ने, बहुत बढ़िया। चलिए, अब न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो हो गया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि आपसे पूछा जाएगा कि बताइए न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन में क्या कमी, खास बात है, कैसे क्या है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का भार जो एटॉमिक वेट कहलाता है, क्या कहलाता है, मैं यहां लिख देता हूं अच्छे से, परमाणु भार। परमाणु भार क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का परमाणु भार बराबर होता है, लेकिन प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है, ठीक है। अब बात करें द्रव्यमान की, तो परमाणु द्रव्यमान भी इनका बराबर होता है, यानी कि एटॉमिक मास, ये भी इनका बराबर होता है। लेकिन अब आपसे जो एग्जाम में पूछी जाएगी, नमस्कार धर्मेंद्र चौरसिया जी, बहुत बहुत स्वागत है धर्मेंद्र जी आपका, काफी दिनों बाद देखे। अच्छा, धर्मेंद्र जी पहले क्लास में आ चुके हैं शायद, या अभी अभी आए, बताएं। अब बात करते हैं, मैं सबसे पहले मुझे इनके नाम देखने हैं। किस न्यूट्रॉन की खोज किसने की, ठीक है, प्रोटॉन की खोज किसने की, ऐसे ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और वह न्यूट्रॉन, ठीक है, सबको विजिबल होगा। अभी हम इसके नाम ध्यान रखेंगे, साइंटिस्ट के नाम कौन क्या है, साइंटिस्ट के नाम कैसे ध्यान रखें सर, इसके वैलेंस शेल में कितने एटम होते हैं, देखिए अलग अलग कक्षा, पहली कक्षा में 2, 4, 8, 16, 18 इस तरीके से होते हैं, ठीक है, वो एक अलग थ्योरी है, अभी हमें उस पर नहीं जाना है, वो आपके फर्स्ट ईयर में काम किया, अभी नहीं है, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। लेकिन हम लोग क्या होते हैं कि इनके नाम कई बार भूल जाते हैं, इसके नाम कई बार हम लोगों को याद नहीं रहते कि किसकी खोज किसने की, और ये एग्जाम आता है। तो इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है जो कि आपके सर के द्वारा बनाई गई है, देख लो। ये क्या लिखा है बताओ, पढ़कर सब लोग बताएंगे या अपने कमेंट में लिखेंगे, ये मैंने क्या लिख रखा है, ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है बताओ, ईंट पर नाचे, यानी कि ईंट पे खड़े हो गए, डांस करना है हमारे को, ईंट पर नाचे, ठीक है। तो अब बताइए, ईंट पर नाचे कहावत का क्या मतलब है, ठीक है, क्या कोई इससे रिलेट कर सकता है, ईंट पर नाचे जो मैंने लिखा हुआ है, इसमें आपकी ट्रिक छिपी हुई है, ठीक है। देखो, ईंट से तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन, और टी से थॉमसन, तो देखो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी, पर यानी कि प्रोटॉन, और प्रोटॉन के बाद आर यानी कि रदरफोर्ड, नाचे, नाचे से ना से तो क्या हो गया, न्यूट्रॉन, और चे से हो गया चैडविक, ठीक है। तो आप इस तरह से ध्यान रख सकते हैं, अभी अभी आए हैं। ओके धर्मेंद्र जी, तो आपने पहली बार क्लास ली, तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि आप कहाँ से हैं, कैसे हैं, और चैनल पे आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपको मैं बता दूं कि हम लोग ITI इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट करवा रहे हैं। 2 क्लास इस चैप्टर की ऑलरेडी हो चुकी है, तो वो आप जाके देख सकते हैं, और इससे पहले भी मैं PDF के माध्यम से सिलेबस कंप्लीट करवा चुका हूं, तो जिन्होंने भी नहीं देखा है तो वो भी आपको यहाँ प्लेलिस्ट में पुरानी जो वीडियोस हैं 2, हमने डेली क्लास होती है, रोज 10 बजे क्लास होती है, तो आप लाइव जरूर आए, ठीक है। 10 बजे से डेली आपका ITI का सिलेबस लॉकडाउन में कंप्लीट कराएंगे बोर्ड पर एकदम अच्छे तरीके से। तो अगर आप डेली क्लास लेना चाहते हैं तो आप डेली 10 बजे आए, पुरानी वीडियोस भी देखें और अपने सभी ITI के दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए, तो ईंट पर नाचे, बाकी बच्चे जितने भी स्टूडेंट हैं वो कमेंट करके बताओ, क्या ईंट पर नाचे की ट्रिक आपको समझ आई, और ईंट पर नाचे की ट्रिक के माध्यम से क्या आपको ये चीज याद हुई कि नहीं हुई, कमेंट करो। ईंट पर नाचे जो ट्रिक है, इसके माध्यम से आपको ये ट्रिक याद हुई या नहीं हुई, कि इलेक्ट्रॉन की थॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन की चैडविक ने।
जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा, कल के दिन देखिए जितना हो गया ठीक है, कल मैं इस चैप्टर का रिवीजन कैसे करवाएंगे, सारे क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कल के दिन हम लोग लाइव क्लास में सारे क्वेश्चन करेंगे, तो जवाब देना है आप लोगों को इन क्वेश्चंस का। चलिए, तंजिल भाई का तो 1 नंबर लग रहा है। चलिए, कल हम लोग इस चैप्टर को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, तो सब लोग फूल माला नारियल लेके आना श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, ठीक है। फूल माला लगा के बकायदा इस चैप्टर को हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे कल, लेकिन आज नहीं, कल करेंगे भाई। श्रद्धांजलि अर्पित तो करनी पड़ेगी, लेकिन वो श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे हम लोग कल, आज नहीं, कल करेंगे। चलो, अभी तो मैं देखता हूँ कितने क्लास अभी तो बाकी हैं। चलिए, 45 मिनट्स तो हो चुके हैं। तो अभी देखते हैं, थोड़ा सा बाकी है हमारा आज का। चलिए, तो अभी थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अभी क्या है कि अब हम लोग क्या करेंगे, कल जो थोड़ा सा हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर वाला चैप्टर रह रहा है, ठीक है, एक हमारा डायग्राम रह रहा है न्यूक्लियर वाला, वो हम लोग कल की क्लास में देख लेंगे, ठीक है। और कल अब देखो, सब लोगों के पास इस चैप्टर की पीडीएफ होगी, जो भी बच्चे जैसे कि ज्योति जी हैं, मुझे लगता है कि आपके पास भी ये वाली किताब होगी, नहीं है तो आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ के आप ले सकते हैं, ठीक है। जो भी बच्चा है टेलीग्राम चैनल पे मेरे साथ जुड़ सकता है। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं और बकायदा आप सारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं चैप्टर की। अब कल मैं आपको इस चैप्टर के पीछे जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं, हम कल वो पूछेंगे आपसे, ठीक है। तो देखते हैं कल की क्लास में किसका कितना स्कोर रहने वाला है, कल की क्लास में किसका कितना स्कोर रहेगा वो हम देखेंगे। तो अब देखिए, जो न्यूक्लियर फ्यूल है, नाम याद कर लेना सब लोग, यूरेनियम व थोरियम का इस्तेमाल किया जाता है। न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में यूरेनियम एवं थोरियम का इस्तेमाल किया जाता है। अब थोरियम के जो भंडार हैं, पूरे विश्व के 80% तो हमारे भारत में ही मिलते हैं। पूरे विश्व का 80% थोरियम हमारे भारत में मिलता है। अब एक चीज की, यूरेनियम की जब एक बार नाभिकीय विखंडन की प्रोसेस हो जाती है, ठीक है, यूरेनियम और यूरेनियम का मैंने क्या करा, नाभिकीय विखंडन कर दिया। अब नाभिकीय विखंडन के पास बाद में जैसे ही यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन हुआ, तो क्या बचता है, प्लूटोनियम हमें मिलता है नाभिकीय विखंडन के पश्चात, प्लूटोनियम। तो अब ये प्लूटोनियम का इस्तेमाल भी हम लोग एनर्जी को प्राप्त करने में कर सकते हैं, ठीक है, प्लूटोनियम का इस्तेमाल भी हम लोग कर सकते हैं। अब क्या हुआ, जो हमने आपको बताया कि नाभिकीय विखंडन के माध्यम से बहुत सारी ऊर्जा प्राप्त होती है। अब इस ऊर्जा का इस्तेमाल, जो ये गर्मी है, उष्मा, इस उष्मा का इस्तेमाल हम लोग पानी को गर्म करने में करते हैं, और पानी को गर्म करके उसको भाप में परिवर्तित करने के लिए करते हैं, और फिर उससे भाप टरबाइन चलाई जाती है, जिसके माध्यम से हम लोग मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो यूरेनियम कौन सा इस्तेमाल करते हैं, वो चीज इंपॉर्टेंट है। ये देखो, आपको आज के बाद ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है, यूरेनियम 235 का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। और प्लूटोनियम की बात करें तो 239, प्लूटोनियम ये जो है ये आएगा प्लूटोनियम 239, ठीक है। प्लूटोनियम को Pu से डिनोट किया जाता है, तो प्लूटोनियम 239, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये सारी चीजों का इस्तेमाल करेंगे। अब कल हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या क्या चीजें होती है और कैसे कैसे कार्य करती है। आज थोड़ी सी बेसिक चीजें देख लेते हैं। एक होता है आपका नाभिकीय रिएक्टर, सबसे पहला उपकरण। नाभिकीय रिएक्टर के अंदर हमारा नाभिकीय फ्यूल यानी कि यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम ये रखा जाता है। अब इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, बॉम्बार्डिंग कराई जाती है, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर में हम लोग, ये मेन पार्ट है, यहाँ पे क्या होता है, उष्मा मिलती है हमें, जो पूरे फ्यूल की पिछले साल क्लास किए थे। हाँ बिल्कुल, मैं यही देखी, हाँ गोरखपुर से, बिल्कुल मुझे याद आ गया, धर्मेंद्र जी गोरखपुर से थे, पिछले साल भी आप लोग जो आप जुड़े थे। चलिए, तो अब हम लोग आपके लिए दोबारा से सेकेंडरी की क्लास लेके आ चुके हैं। आई होप आपको ये क्लास भी पसंद आएगी। तो अब देखिए, रिएक्टर के अंदर क्या होता है, जो उष्मा हीट, जो आपका फ्यूल है वो काम करता है, उसमें से गर्मी निकलती है। अब वो जो जो हमारा हीट एक्सचेंजर है, रिएक्टर के अंदर गर्मी निकली, अब इससे इलेक्ट्रॉन इधर उधर भागते हैं, तो उसको कंट्रोल करना आवश्यक है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं,
मॉडरेटर। ठीक है, कुछ बात करते हैं हम लोग। अब चलिए पढ़ तो लिए कि ये जो आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये दोस्तों बहुत ज्यादा टिपिकल होता है, इसकी संरचना बहुत ज्यादा हार्ड होती है, महंगा तो होता है, ये संरचना हार्ड होती है क्यों से, जो इलेक्ट्रॉन जो आपका न्यूक्लियर फ्यूल है थोरियम प्लूटोनियम, इसके अंदर से जो फैलता, एक बार ये फैलना स्टार्ट हो गया, इसमें से जो गर्मी निकलती है इसको कंट्रोल करना सबसे टिपिकल काम है कि आप इसे कंट्रोल किस प्रकार से करोगे, बहुत ज्यादा टिपिकल काम है। और अगर किसी भी तरह से ये फेल हो गया तो आपको पता ही है कि कितनी बड़ी तबाही हो सकती है। लेकिन मैं बताऊं कि जो हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट है इसके माध्यम से बिजली पैदा करना एकदम आसान काम है, यानी कि हम लोग कम फ्यूल में, आप देखो 1 किलो थोरियम या 1 किलो प्लूटोनियम यूरेनियम से आप बहुत ज्यादा हजारों टन कोयले के बराबर हम लोग बिजली पैदा कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि लोग इसे अपने शहरों में लगवाने से घबराते हैं। जैसे कि राजस्थान में एकमात्र जो पावर प्लांट है वो है रावत भाटा चित्तौड़ में, रावत भाटा चित्तौड़ में एकमात्र पावर प्लांट है। ठीक है, इसके अलावा देखिए सबसे पहला पावर प्लांट हमारा तारापुर में लगा था महाराष्ट्र में, और अभी भी 7 से 8 कुल न्यूक्लियर पावर प्लांट है पूरे देश में, जबकि कोयले के इतने ज्यादा है, पानी के इतने ज्यादा है, लेकिन हम लोग अगर बात करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट की तो वो बहुत कम है। तो इसका कारण क्या है, लेक ऑफ नॉलेज। देखिए हमारे इंडिया के पावर प्लांट है ये बहुत ही एफिशिएंट तरीके से काम करता है। मैं खुद न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है रावत भाटा वाला उसको विजिट करके आया था, इतने शानदार तरीके से। हाँ थोड़े बहुत लॉसेस होते हैं, ऐसा नहीं कि हर चीज में लगा रहा, आपको इलेक्ट्रिसिटी देखो कोयला एक टाइम पे खत्म हो जाएगा, पानी वगैरह का ठीक है चलते रहेगा, बहुत सारी चीजें खत्म हो जाएगी, हमें न्यूक्लियर पे कभी ना कभी तो आना पड़ेगा। और बाकी के जितने भी डेवलप देश है वो न्यूक्लियर एनर्जी पे ही काम करते हैं, वो सभी लोग न्यूक्लियर एनर्जी से ही बिजली पैदा करते हैं, तो हमें भी आगे कभी ना कभी ये चीज करनी पड़ेगी, तो अभी क्यों ना करें। बट ठीक है, आप भी नहीं मान रही पब्लिक तो बाद में तो मानना पड़ेगा, और कभी ना कभी ये आएगी ही आएगी। चलिए तो दीपक जी आप मुझे लगता है सेकेंडरी में आ चुके हैं। धर्मेंद्र जी आप सेकेंडरी में आ चुके हैं, तो आपको क्या करना है कि अपने ITI के सभी दोस्तों के साथ क्लास शेयर करें और उन्हें बोले कल से धर्मेंद्र जी मुझे समय पे 10 बजे क्लास में मिलने चाहिए। ठीक है, टाइम पे हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। आज थोड़ा सा 15 मिनट लेट हो गए, बट कल हम लोग अपनी क्लास को एग्जैक्ट टाइम पे स्टार्ट करेंगे, यानी कि 10 बजे हमारी क्लास कल स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो कल सभी लोग टाइम पे आएंगे। आज आप लेट आए उसके लिए मैं लेट आया, सॉरी, आज मैं लेट आया तो उसके लिए क्षमा चाहूंगा आप सभी लोगों से। कल से हम लोग बिल्कुल टाइम पे मिलेंगे, टाइम पे ही सभी लोगों को आना है, मैं भी टाइम पे आऊंगा पूरा, और आप लोग डेली क्लास अटेंड करें। काफ़ी बच्चे जो क्लास में आते हैं और बार बार चले जाते हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आपके लिए ये क्लास लगाई जा रही है, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। ठीक है, हमें ठेस ना पहुँचाएं, क्लास में आए तो पूरे टाइम बना रहें, ऐसी क्लास शेयर करते रहें, और अपने घर पे बने रहो। जब तक आवश्यकता ना हो घर से बाहर ना निकले, जरा सा भी बुखार जुकाम खांसी होता है तुरंत दवाई लेके आइए। इसको रोकने का एकमात्र तरीका है घर पे रहो, और अगर आपको जरा सा भी सिम्टम्स दिखते हैं आपके घर में कोविड को रोकने के लिए, ठीक है, छोटे सा भी सिम्टम देखे तो तुरंत डॉक्टर से दवाई लेके आओ। किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाने की आवश्यकता नहीं है कि मेडिकल से दवाई लेके आ गए, डॉक्टर को दिखाओ, वो देखेगा, दवाई देगा, थोड़ा बहुत पैसा लगेगा तो हो जाएगा। बाकी घर में रहना है, पैसा बाद में भी कमाया जा सकता है, ऐसा नहीं कि अभी पैसा कमाना है, पैसा बाद में कमाया जा सकता है, लेकिन अगर जान एक बार चली गई दोस्तों तो वो दोबारा नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसी के साथ विदा लेते हैं, कल मिलेंगे सेम टाइम पे। चलिए तो एक बार बाय वाला सलूट आप सभी लोगों को। चलिए कल मिलेंगे। एक बार कमेंट तो कर दो कौन कौन प्रेजेंट है क्लास में। जाते जाते लास्ट कमेंट, कौन कौन क्लास में प्रेजेंट है एक बार कमेंट करके बता दें। चलिए तंजील, अभिषेक क्लास में प्रेजेंट हैं, और बताइए हमारा भाई कौन प्रेजेंट है क्लास में। धर्मेंद्र जी होंगे, ज्योति जी, लक्ष्य, सरज गोरेन जी। अच्छा सरज गोरेन जी आज ही क्लास में आए हैं, और आप काफ़ी लेट आए क्लास में भाई। सरज जी क्लास अब हमारी ख़त्म होने वाली है, कल डेली 10 बजे से क्लास लगेगी, आप ये क्लास को दोबारा भी देख सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं। सरज जी हम आपसे कल बात करेंगे, कल 10 बजे सेम टाइम पे आना है। ITI की लाइव क्लास अगर आपको अटेंड करनी है, बाकी की जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप इस वीडियो को पूरा स्टार्टिंग से देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।